अलीशा गिलानी के इंतकाल के बाद तीसरे रोज भी आज कश्मीर में सरगर्मियां रही मुअत्तल। हैदरपुरा में रही बंदिश आइन, शुमाल और जनूब में बंशों में पाई नरमी। मोबाइल इंटरनेट सर्विस कल शाम तक बहाल होने की तवक्का। ईरान की तर्ज पर अफगानिस्तान में तालिबान बना सकती है सरकार। आज शाम तक सरकार के क़याम से मुत्तलिक हो सकता है बड़ा ऐलान। सरकार में मुल्ला हैबतुल्लाह और अब्दुल गनी बरादर के नाम सर-ए-फहरिस्त। और यूथ मिशन के तहत टूरिस्ट विलेज नेटवर्क को गवर्नर ने किया जारी। नौजवानों को बताया ग्रीन टूरिज्म के सफीर। कहा नई शुरुआत से देही इलाकों में सयाहत को मिलेगा फरोग, मईशत भी होगी मुस्तहकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं इस वक्त स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मेरीलाल हांजुरी के साथ। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले वादी कश्मीर की सूरत हाल, और वो भी उस वक्त जब सईद अली शाह गिलानी जो कि एक इलाही की पसंद लीडर थे, उनके इंतकाल का आज तीसरा दिन है। और शहर श्रीनगर समेत वादी के दूसरे हिस्सों में आज भी मामूल की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। हालांकि वादी कश्मीर के शुमाल जनूब में अगरचे आज किसी हद तक ग्राउंड स्तर पर जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनमें नरमी बरती गई थी, ताहम शहर श्रीनगर के कुछ इलाकों में भी इसी तरह की नरमी पाई गई है। लेकिन इन नरमियों के बावजूद जगह जगह पर पुलिस और सीआरपीएफ की नफरी को किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैनात रखा गया था। इधर सईद अली शाह गिलानी की जो रिहाइश का वाक़ा हैदरपुरा है, वहां आज सख्ती बरती जा रही थी। हालांकि आज सुबह ही जहां गाड़ियों की तादाद काफी थी, वहीं उन गाड़ियों के पेश नजर यहां पर पुलिस की जानब से ऐसे लोगों को रोका भी जा रहा था। और जो भी रास्ता हैदरपुर की तरफ अप्रोच करता था तो वहां पर सिक्योरिटी के एहलकार तैनात रखे गए थे, और वो किसी को भी सईद अली शाह गिलानी की रिहाइशगाह पर जाने की इजाजत नहीं देते थे। हालांकि सईद अली शाह गिलानी की रिहाइशगाह पर उनके रिश्तेदारों को पहले से ही जाने की इजाजत थी, ताहम दीगर लोगों को वहां जाने की इजाजत पुलिस ने नहीं दी थी। और इसी के साथ जो हैदरपुरा का मेन चौक है, वहां से भी कम कलील आज गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली। ताहम चूंकि यहाँ से श्रीनगर का एयरपोर्ट भी है, तो एयरपोर्ट जाने वालों को उनकी टिकटें यहाँ पर देखी जाती थी, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते थे, और उसके बाद उन्हें यहाँ एयरपोर्ट के लिए रवाना किया जाता था। उधर हुमामा में भी कुछ वक्त के लिए फोर्सेज ने या सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहाँ पर सड़कों पर खारदार तार की यहाँ लगाई थी, ताहम बादशाह उन्हें भी हटा दिया गया है। तो कमोबेश पुलिस तर्जुमान के मुताबिक आज भी वादी कश्मीर के अंदर हालात मामूल पर ही रहे, और कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। वादी कश्मीर के अंदर क्या कुछ रही है सूरत हाल, और खासतौर पर शहर श्रीनगर के अंदर आज क्या रहा है सूरत हाल, इस हवाले से जानने के लिए इस वक्त मेरे साथी इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फाजिल, आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आज भी पुलिस के मुताबिक मामूल पर ही हालात रहे और कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है, और मोबाइल टेलीफोन सर्विस अगरचे कल ही बहाल हुई थी, कॉलिंग सर्विस, लेकिन मोबाइल इंटरनेट अभी भी बहाल नहीं हुआ है। तो किस तरह के मालूमात आपके पास हैं, कब तक इंटरनेट सर्विस को बहाल किया जा सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल। अगर बात करें तो सुबह से ही हमने देखा कि सड़कों पर जो है पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो कंटिन्यूसली जारी है। इनफैक्ट अभी जब हम सुबह ऑफिस की तरफ निकले तो हमने देखा कि नौगाम से लेकर हैदरपोरा तक जो है बैरिकेड्स लगाए गए थे और खारदार तार से रास्तों को बंद कर दिया गया था। जबकि सुबह सुबह खबर यह भी आ रही थी कि शायद आज रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, मगर हमने देखा कि पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर सड़कों पर तैनात थी, और किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए या कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़ा
झगड़ा ना हो उसके कंट्रोल करने के लिए वो मौजूद थी। और इस बीच हमने देखा कि लोग जो है घरों से बाहर आके कह सकते हैं कि कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साथ ही साथ जो सरकारी मुलाजिम है जिनको दफ्तर तक पहुंचना था वो घरों से निकले, मगर कई कई जगह पर ट्रैफिक जैम के भी मनाजिर दिखाई दिए जिसमें हैदरपोरा चौक जो है शामिल है। इस बीच अगर देखा जाए लाल चौक के हवाले से मैं बात करूं तो मुकम्मल जो दुकानें हैं वो बंद पड़ी हुई है, कारोबारी सरगर्मियां बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। इस बीच हमने ये भी देखा कि जो ट्रांसपोर्ट जो है खास तौर पर वो भी ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हल्का हल्का ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों पर उसकी आवाजाही दिखाई दे रही थी। मोबाइल इंटरनेट को लेकर अभी भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, मगर अभी जिस तरीके से पहले भी बताया गया था कि सिक्योरिटी को प्रॉपरली जज किया जाएगा या खास तौर पर जो सिनेरियो जो रहेगा उसके बाद ही। इरफान, ये भी खबरें आ रही हैं कि पिछले 2-3 दिन से हालात मामूल पर रहे हैं और कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन आज सुबह सुबह ही ये खबरें भी डेवलप हो रही थी कि अगरचे पुलिस की जानिब से ये भी कहा गया है कि कल यानी इतवार की शाम को बाज़ाब्ता रिव्यू लेने के बाद ही इंटरनेट को बहाल करने के हवाले से, यानी मोबाइल इंटरनेट की बहाली के हवाले से कोई डिसीजन लिया जा सकता था। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि जिस तरह से हालात मामूल पर है, नॉर्मल है, तो उसके पेश नज़र कल से पहले भी इंटरनेट को बहाल किया जा सकता है। क्या इस हवाले से कोई कहीं से भी कोई तस्दीक हुई है खबर की? एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस हवाले से कुछ ऐसी खबरें पहले भी आ रही है, मगर जो मामूल के हवाले से अगर देखा जो टाइम बताया गया था वो इतवार की शाम तक बताया गया था, मगर अभी देखा जाए तो ग्राउंड पर कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसी कोई नौबत नहीं बनी है जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ खुशगवार वाक़ा पेश आए हैं। क्योंकि सिक्योरिटी का मानना यह है, सिक्योरिटी जो ऑफिशियल्स है उनका मानना है कि सभी चीजें जो है वो नॉर्मल तरीके से चल रही है और कोशिश ये भी की जा रही है कि इतवार से पहले ही मोबाइल इंटरनेट जो है वो पूरे वादी में रिस्टोर किया जा सकता है। मगर साथ ही साथ ये भी खबर मैं आपको बताता चलूं, जो एग्जामिनेशंस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशंस है उसे अभी पोस्टपोन कर दिया गया है और आने वाले टाइम में उसके लिए कुछ नई डेट्स जो है वो कंक्लूड कर दी गई है। मगर ओवरऑल कंप्लीटली शहर खास से लेकर सिविल लाइंस तक हम कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी जो तैनात है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और खास तौर पर हैदरपोरा का जो इलाका है जहां पर सईद अली शाह गिलानी की रेजिडेंस है, वहां पर किसी को आने जाने की इजाजत बहुत शुक्रिया इरफान पूरी जानकारी देने के लिए। यानी कमोबेश आज भी हालात वादी कश्मीर के अंदर पुरअमन ही रहे, माहौल ठीक ठाक रहा और सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती भी रखी गई थी। यानी पुलिस की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मुकम्मल तैयारियां की गई थी कि किस तरह से अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। लेकिन साथ ही साथ आज शहरी श्रीनगर के अंदर जब भी हमने देखा कि गाड़ियों का रश कहां से दिख रहा था, तो ज़्यादा तौर पर हमने देखा कि जो मुलाजमीन थे उनकी हाजिरी इन दिनों काफ़ी जो है दफातर में देखी गई है, तो उनकी वजह से वहाँ पर उनका चलना फिरना वहाँ पर देखा गया। कई जगहों पर मुसाफिर जो है वो प्राइवेट गाड़ियों को हाथ लगाते हुए भी नजर आए, क्योंकि जिनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं था तो फिर ऐसे मुलाजमीन को दफ्तर पहुँचने में दिक्कतों का सामना भी हुआ, क्योंकि आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट तकरीबन हर सड़क से गायब भी था। कुछ एक जगहों पर आज जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी हद तक देखा गया, लेकिन बेशतर सड़कों पर आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब ही नजर रहा। इधर जम्मू कश्मीर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर कुछ ट्वीट किए गए हैं और ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने मरकजी सरकार पर काफी तनकीद भी की है। और ये पहला ट्वीट आप देख सकते हैं कि मरकजी सरकार की जो मशकूक दावे है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब मसावी हुकूक से जी रहे हैं, एक बड़ा झूठ है। दरअसल उनके बुनियादी इंसानी हुकूक भी मुर्दा या जिंदा है, जो कि बड़े पैमाने पर माफी के साथ मुअत्तल है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने मरकजी सरकार की जानिब से जो कश्मीर के अंदर सूरत हाल बनी हुई है, जो पॉलिसी अपनाई जा रही है, उस पर महबूबा मुफ्ती ने इस तरह का तंज कसा है। एक और दूसरे ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आवाम तक पहुंचने के बजाय मरकज की हर पॉलिसी आवाम को नीचा दिखाने और इज्तिमाई सजा देने के को अमलाई जाती है। ये सजा देने वाले इकदामात गद्दारी और गुस्से के एहसास को जोड़ देती है। तो सईद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद जो कुछ सूरत हाल बनी है, जिस तरह से कोविड और दूसरे मामलात भी हैं, तो उसके पस मंजर में महबूबा मुफ्ती का इस तरह का ट्वीट जो है वो उन्होंने किए हैं, क्योंकि पेदर पे ट्वीट उन्होंने किए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जज्बात को किसी भी दबाव के नतीजे में या खौफ के तरस से या खौफ और दबाव से जज्बात को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और इस हवाले से जो एक मुहिम चलाई जा रही है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। ये कहीं ना कहीं जो क्रक्स है महबूबा मुफ्ती के उन ट्वीट्स का, जिसमें उन्होंने कहा कि जज्बात जो है इस पर हमें देखना होगा कि जो पॉलिसी मरकजी सरकार की है उस पर गौर खोज करने की
अशद जरूरत भी है। जो अफगानिस्तान है वहां की सिचुएशन बदल रही है और इस सिचुएशन में हम ये भी देख रहे हैं कि अब तालिबान बरसर इक़्तिदार आ रही हैं। इससे पहले जो हुकूमतें थी वो खत्म हो गई हैं और अब तालिबान की सरबराही वाली सरकार वहां पर बनती नजर आ रही है, क्योंकि काफी वक्त से ये भी तस्वर किया जाता था कि अब मुला बरादर की क़यादत में वहां पर सरकार बनेगी, लेकिन कोई कंसेंसस अभी तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कल मुतवक्का था बाद नमाज जुमा यहां पर ऐलान हो सकता है कि सरकार में किस तरह का अमल रहेगा, कौन वजीर आजम या सदर बन सकता है। और उसके साथ साथ जो ईरान के तर्ज पर कहा जाता है कि सरकार यहां पर बनेगी, तो उस हवाले से कल बाद नमाज जुमा यानी गए हुए कल की हम बात कर रहे हैं, ऐलान मुतवक्का था, लेकिन ऐलान नहीं हुआ है। कहीं तालिबान की जो लीडरशिप है अंदरूनी खलफशार की शिकार तो नहीं है। हम मुल्की मीडिया के अंदर इस तरह की खबरें भी देख रहे हैं कि अलग अलग ग्रुप्स के अंदर इंतशार भी पाया जाता है और जिसके नतीजे में ये डिसीजन जो है फिलहाल मुलतवी किया गया है। लेकिन आज शाम तक इस हवाले से मुतवक्का है कि जो अफगान के अंदर ईरान के तर्ज पर सरकार के क़याम से मुतल्लिक कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। और इस ऐलान के तहत ये भी बताया जा रहा है, ज़राए के हवाले से जो मुख्तलिफ बड़े इदारों ने खबरें की हैं कि मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़दा सुप्रीम लीडर हो सकते हैं। जिस तरह ईरान के अंदर एक सुप्रीम लीडर है, तो उन्हीं की तर्ज पर अफगानिस्तान के अंदर भी एक सुप्रीम लीडर बन सकता है और माना जाता है कि यह जिम्मेदारी मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़दा को दी जा सकती है, जो उनके अमीरुल मोमिनीन भी हैं। और इसी तरह से अब्दुल गनी बरादर, उसके बाद दूसरे वो लीडर तस्वर किए जाते हैं जिसको शायद या तो सदर या प्राइम मिनिस्टर का मनसब दिया जा सकता है। इस तरह की खबरें मुल्की और गैर मुल्की अखबारात और टेलीविजन चैनल्स पर अभी सोर्सेज के हवाले से गश्त कर रही हैं और माना जा रहा है कि यही दो लीडरान जो तालिबान की क़यादत संभाल सकते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि ये भी खबरें आ रही हैं कि आइंदा जुमा यानी आने वाले जुमे को यहां सरकार का क़याम हो सकता है और बाज़ाब्ता हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। ये भी ज़राए के हवाले से खबरें हैं और इस तरह की खबरों को मुतवक्का करार दिया जा रहा है। लेकिन उससे पहले 2 या 3 दिन के बाद ही माना जाता है कि तालिबान अपने काउंसिल के अंदर या जो वजारती काउंसिल होगा उसमें कौन कौन वजीर होंगे, उन वज़रा का नाम भी जो है उनका ऐलान किया जा सकता है महज 2 या 3 दिन के बाद। लेकिन आज शाम तक ये मुतवक्का है कि यहाँ पर सरकार के क़याम से मुतल्लिक कम से कम ये ऐलान हो सकता है कि किस दिन यहाँ सरकार बनाई जाएगी और उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितने वज़रा होंगे, किस किस को कौन कौन सी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन सभी इस चीज़ का अभी इंतजार ही कर रहे हैं कि अफगान के अंदर क्या कुछ सूरत हाल बनेगी और अभी कैसी सूरत हाल है और आइंदा क्या तालिबान यहाँ की सरकार ऐसे तर्ज पर चला सकती हैं जिस तरह दुनिया अभी देख रही है। क्योंकि हमने देखा कि अभी भी बेशतर ममालिक ही सही, यानी सभी ममालिक ही हम देख रहे हैं, यूएस हो यूके हो, वो इस इंतजार में बैठे हैं कि वो तालिबान का अप्रोच देखना चाहते हैं कि उनका अप्रोच पब्लिक डीलिंग या मुल्क को मुस्तकम करने के लिए से किस तरह की पॉलिसियां वो अपनाते हैं और उसके बाद ही वो इस मुल्क को तस्लीम करेंगे। और इस हवाले से अमेरिका और बरतानिया बाज़ाब्ता तौर पर यह ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है कि वो पहले तालिबान को परखेंगे कि उनकी सरकार कैसी रहेगी और जो कुछ उन्होंने कहा है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश किया गया, क्या वो उसी तर्ज पर यहाँ पर हुकूमत का क़याम अमल में लाएंगे और जो जस्टिस डिलीवरी है लोगों के तईं क्या उसी पर वो गामजन होंगे और बच्चों के साथ साथ जो ख़वातीन के हुकूक हैं क्या उन्हें वो फराहम किया जाएगा। उसको देखने के बाद ही वो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि क्या वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करते हैं या नहीं करते हैं, या तालिबान के इस मुल्क को तस्लीम करते हैं कि नहीं ये करते हैं। और इस तरह से भारत की भी यही पॉलिसी है। कभी भारत की जानब से तालिबान के कुछ लीडरान के साथ अगरचे बात भी हुई है, लेकिन भारत की जानब से भी अभी इस बात पर कोई लबकुशाई नहीं की गई है कि आया वो तालिबान के इस सरकार को या इस मुल्क को तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी हो या उमर अब्दुल्ला हो, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी सरकार से सवाल किया
कि वो अफगानिस्तान और तालिबान के तय जो अपनी नीति है, जो अपनी पॉलिसी है, उसको साफ करे और हिंदुस्तान की आवाम को ये बताए कि क्या वो तालिबान को अभी भी क्या दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं या कि उनके साथ कोई एंगेजमेंट हो सकती है, कोई बातचीत हो सकती है। तो मुल्क के आवाम को उस पॉलिसी से बाखबर कराया जाए। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं यूथ मिशन की, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा की जानब से आज शुरू किया गया है। और ये यूथ मिशन क्या है, हम आपको वाज़ेह तौर पर बताएंगे। ये टूरिस्ट विलेज नेटवर्क है जो कि यूथ मिशन के अंडर है और जम्मू कश्मीर के ऐसे 75 ऐसे गांव हैं जिन्हें टूरिज्म के नक्शे पे लाया गया है। यानी अब ये टूरिस्ट विलेज होंगे और यहाँ पर विलेज का इंतखाब कैसे होगा, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक अगर कोई हेरिटेज यहाँ पर है या कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसी गांव का है या अगर यहाँ की खूबसूरती किसी भी जो हेल्थ रिजॉर्ट है या उसके साथ साथ किसी सयाती मकाम की तर्ज पर होगा जो काफ़ी दिलकश होगा, खूबसूरत होगा, तो उसको फ़रोग दिया जाएगा और उससे क्या होगा कि यहाँ सयाहत का पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। और पोटेंशियल बढ़ने के साथ साथ यहाँ जो इन इलाकों के अंदर रहने वाले लोग हैं वो एक एंटरप्राइज के साथ भी जुड़ सकते हैं, यानी रोजगार के वसाइल पैदा हो सकते हैं। और रोजगार के वसाइल जब पैदा होंगे तो उससे इन इलाकों के अंदर जो बेरोजगारी का ग्राफ है वो कम हो जाएगा। न सिर्फ इतना बल्कि इन इलाकों के अंदर जो इक्तिसादी सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है। न सिर्फ इतना बल्कि जो लोकल लेवल हो या नेशनल लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल के लोग हो वो भी इन इलाकों का दौरा कर सकते हैं और जो यहाँ पर सयाहती या सकाफती या उसके साथ साथ जो कि हिस्टोरिकल फिनोमिना है या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको नजर रखते हुए, उसको पेश नजर रखते हुए वो यहाँ की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। और इस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की सदारत में जब आज इस मिशन को लॉन्च किया गया तो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी से लेकर सयाहत के दूसरे अफसरान भी मौजूद थे और जो मुख्तलिफ ट्राइबल एरियाज में या देही इलाकों के जो अफसरान थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने गवर्नर मासूफ को तमाम तर जो इंफॉर्मेशन इन गाँव के हवाले से वो पहुँचा दी है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी ये बात जोर देकर कही है कि ये एक बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन इनिशिएटिव के साथ साथ जो नौजवान है वो यहाँ के ग्रीन टूरिज्म के सफीर होंगे। ये टूरिस्ट विलेज प्रमोट करके हम 5-6 हजार युवाओं को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर नहीं दे रहे हैं, बल्कि सस्टेनेबल टूरिज्म, इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं, क्राफ्ट हेरिटेज को नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। जो हमारा स्वदेशी ज्ञान है इसको बढ़ाने की, जिसे हम इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम कहते हैं, उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे गांव में सामान्य आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। एग्री टूरिज्म की बहुत चर्चा आजकल हो रही है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये काफी पॉपुलर हो गया है। उसके फायदे के बारे में आप में से कुछ लोग जानते होंगे। वहाँ के जो युवा हैं किसानों के सामाजिक आर्थिक स्तर में इसके कारण बड़ा भारी बदलाव लाने में सफल हुए। अब एडवेंचर टूरिज्म का भी एक बड़ा माध्यम हो सकता है था और यहाँ भी ऐसे स्थानों पर लोग अब जाना चाहते हैं जिनका नाम हम में से कोई नहीं जानता। मुझे लगता है कि इसकी असीम संभावनाएं और एक पूरा रूरल। चलिए, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बता रहे थे कि कैसे इस इनिशिएटिव से, इस मिशन से कैसे लोगों के जो रोजगार है, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सकता है और ऐसे गांव भी कहीं ना कहीं सयाहती नक्शे पर आ सकते हैं। न सिर्फ इतना बल्कि इससे इन गांवों की जो इक्तिसादी हालत है वो बेहतर हो सकती है। लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जिनकी हालत अभी नहीं बदली है। हालांकि डेमोक्रेटिक सरकारों को छोड़कर जो यहाँ मुख्तलिफ गवर्नर हजरात भी आए हैं, लेकिन अभी तक भी इन इलाकों की हालत नहीं बदली है। हमारी मुराद है खरीगुंड चाडूरा का ये इलाका और हम आपको ये दिखाते हैं ये इलाका। और यहाँ पर साल 2001 में एक फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया था। कई करोड़ रुपए इस फिल्ट्रेशन प्लांट पर खर्च किए गए हैं और उसके बाद अच्छी बात यह है कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है मुकम्मल भी हुआ है, इसकी तामीर मुकम्मल भी हुई है। लेकिन अगर ये खुशकिस्मती थी कि यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल हुआ सरकार के इंटरवेंशन से, लेकिन बदकिस्मती का पार्ट ये है
कि जिस इलाके के लिए इससे बनाया गया था उन्हें अभी भी इसका पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। नतीजा ये है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। मकामी लोगों यानी खीरीगोंड चाडूरा के मकामी लोग यही कहते हैं कि अगर सरकार ने आवाम को पीने का साफ पानी फराहम करने की गर्ज से यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया था, तो फिर क्या वजह है कि इसे यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया गया है कि इसकी तकमील भी हुई लेकिन अभी तक इससे आवाम के नाम वक्फ नहीं किया गया। लेकिन आज इसकी हालत ऐसी बन चुकी है कि जैसे इस फिल्ट्रेशन प्लांट को अब नए सिरे से तामीर करना होगा। हमारे साथी सईद रूफ फारूकी ने अपनी टीम के हमरा इस खीरीगोंड इलाके का दौरा किया और वहां पर कुछ मकामी लोगों के साथ बात भी की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। हमारे मुश्किलात है जो ये फिल्ट्रेशन प्लांट है, ये 2001 में यहाँ पर इसका काम शुरू किया गया है। 2001 से लेकर आज तक इसका काम मुकम्मल भी हो चुका है, लेकिन तब से लेकर आज तक ये फिल्ट्रेशन प्लांट न किसी काम के काबिल रहा, न इसको इस्तेमाल में लाया गया। हमें जो गाँवों को, जो आबादी को हमें जो वाटर मिल रहा है पानी, वो रॉ वाटर डायरेक्ट वो सुरसियार से, दूध गंगा से चढ़ता है इन पाइपों में, बस हमारे घर में पहुंचता है, सीधे डायरेक्ट वो पहुंचता है। हमने बार बार महकमा PH के सामने ये मसला उठाया, लेकिन उन्होंने अभी तक भी कोई गौर इस पर नहीं किया। बहुत सी आबादी हमारी इस पानी से बीमार भी हुई है, बहुत सारे बच्चे बीमार हुए हैं, साफ़ पानी हमें मिल नहीं रहा है। हमने बार बार, अब हम आपकी वसादत से ये बात गवर्नमेंट LG हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी इस मसले पर गौर किया जाए ताकि लोगों को सफ़र ना करना पड़े। खीरीगोंड चाडूरा का इलाका, यहाँ के लोगों को पीने के पानी हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और तकरीबन 20-22 सालों से ये लोग बड़ी मुश्किलात के शिकार रहे हैं। पीने के पानी के हवाले से रॉ वाटर इनको दिया जाता है और डिमांड इनकी जो है वो पिछले 22 सालों से है कि इलाके को पानी जो है सही पानी दिया जाए। फिर सरकार ने इकदाम उठाए साल 2001 में। यहाँ पे जिस जगह पे हम खड़े, मैं अपने कैमरामैन को कहूँ कि ज़रा पैन करे कैमरा को, दिखाए सारा मंजर आपको दिखाए। ये फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर किया गया है, इस पे करोड़ों रुपया जो है वो सरकारी ख़जाने का खर्च हो चुका है जो इसको इस्तेमाल में लाया गया है। और 2001 में इस पे काम शुरू हुआ है, फिर ये तामीर भी हुआ है, मगर 20-22 साल गुजरने के बावजूद भी ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट है इसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। ऐसे छोड़ दिया गया है जैसे ये कोई वीरान जगह है और यहाँ से चलने फिरने में भी लोगों को दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर अपना घर बना सकते हैं, इस तरह की इसकी हालत हो चुकी है। ये सरकारी खजाना है जहाँ पे महकमे जल शक्ति के बड़े बड़े दावे हैं कि जल नल के जरिए अब हर घर में जल पहुँचाया जाएगा और जल पहुँचाने के लिए जो इंतज़ाम सरकार ने किया है, जिसके लिए सरकारी खजाने से करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, वो ये है फिल्ट्रेशन प्लांट जिस पे करोड़ों रुपया खर्च करके साल 2001 से लेकर अभी तक की बात के तकरीबन 20-21 साल गुजर चुके हैं। ये फिल्ट्रेशन प्लांट इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। जब लोगों ने सरकार से पूछा तो कोई खातिर का जवाब लोगों को नहीं दिया जा रहा। ये हालत है इस फिल्ट्रेशन प्लांट की। ना ये कोई पार्क है यहाँ पे, ना यहाँ पे कोई खेलने की जगह है। ये वीरान सी जगह बन चुकी है जहाँ लोगों ने उस वक्त लैंड भी डोनेट किया है सरकार के लिए यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर करने के हवाले से। मगर बात करें फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से तो ये खस्ता हो चुका है। अब अगर सरकार सोच भी सकती है इसको दोबारा से शुरू करने के लिए, मगर इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। ये अंदर हालत इस फिल्ट्रेशन प्लांट की जो बनी हुई है ये काफ़ी खस्ता हो चुका है। कैमरा पर्सन इमरान तारिक के साथ सईद रूफ, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, सरकार एक वक्त में काफ़ी मूड में थी और ऐसे अफसरान को, ऐसे मुलाजमीन को सरकारी नौकरियों से सबकदोश किया जाता था और उन्हें कहा जाता कि ये नाअहल है। लेकिन खीरीगोंड के इस फिल्ट्रेशन प्लांट के मुतालिक अभी सरकार का कोई व्यू नज़र नहीं आ रहा है। क्या वो नहीं समझते हैं कि जिन अफसरों ने इससे ऐसे अधूरा छोड़ा है, बनाकर छोड़ा है और उसके बाद इसे इनॉग्रेशन नहीं की है, आवाम के नाम वक्फ नहीं किया है, क्या वो नाअहल नहीं है? अभी भी हम सरकार के उस रवैये का और रिएक्शन का मुंतजरी हैं। बात करते हैं लेह की, क्योंकि लेह के अंदर आज भी जो टैक्सी यूनियन है वो हड़ताल पर है। लेह और करगिल के दरमियान ये मामला काफ़ी वक्त से है, लेकिन आज जब यहाँ लेह के लोगों ने, खासतौर पर जो टैक्सी यूनियन है, उन्होंने यहाँ हड़ताल की तो इसका सपोर्ट जो मकामी मार्केट कमेटी है, यूनियन है, उन्होंने भी किया है। आखिर ये मामला क्या है और इसमें आज अभी तक क्या कोई पेशरफ्त हुई है, ये जानने के लिए सीधे आपको ले चलते हैं लेह, जहाँ से इसहाक हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है।
इसहाक जानना चाहेंगे कि मामला क्या है, क्योंकि कारगिल टैक्सी यूनियन और लेह टैक्सी यूनियन के दरमियान काफी वक्त से ये मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा है। जी हिलाल सर, आपको बता दें पिछले कई दिनों से लगातार लद्दाख में टैक्सी यूनियन का इशू जो है वो सामने है, ज़ेर बहस है, लेकिन इसको लेके कहीं ना कहीं एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन निकालने की जरूरत था, वो निकलते हुए नजर नहीं आ रहा है। जी आपको बता दें टैक्सी यूनियन लेह की जानिब से आज कंप्लीट बंद का कॉल जो है मर्चेंट एसोसिएशन लेह की जानिब से दिया और टैक्सी यूनियन लेह के सपोर्ट में, क्योंकि आपको बता दें ये जो इशू जब चल रहा था खासकर लद्दाख के अंदर इनर रूट्स परमिट को लेके करगिल टैक्सी यूनियन ने ये जो इशू की शुरुआत की थी, और इसके बाद लेह टैक्सी यूनियन की तरफ से भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि जो इससे पहले जो सिचुएशन था उसी हिसाब से चलने दिया जाए। लेकिन अब जो है एक डायलॉग के जरिए इस मसले को हल करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि डायलॉग ही आखिरी ऑप्शन है। क्योंकि एक इशू इस बीच देखने को ये मिला कि कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी हैं या जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनकी तरफ से इस इशू को डाइवर्ट करके कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज जो है करने की कोशिश जो है वो किया जा रहा है। और इस बीच एक इंसिडेंट एलिजिड मैन हैंडलिंग का भी देखने को मिला एक लेह के टैक्सी ड्राइवर का करगिल में, जिसके चलते जो है केस भी लेह के कॉलोनी की जो चौकी है वहां पे केस दर्ज किया है, और फिलहाल जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के पास है। और आज लद्दाख पुलिस एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जल्द से जल्द इस के ऊपर कार्रवाई किया जाए अगर किसी ने इस तरह की हरकत की है। मैन हैंडलिंग की इशू जो है अगर वाकई में हुआ है तो, लेकिन मैन हैंडलिंग के इशू पे यकीनन सभी लोगों ने, चाहे लेह टैक्सी यूनियन हो, करगिल टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट्स ने भी इसको कंडेम किया और अपने आप पुलिस इसाक, चूंकि वक्त मुख्तसर है, जानना चाहूंगा कि आज भी क्या कोई मीटिंग हुई है लेह और करगिल की यूनियंस के दरमियान, या जो मकामी इंतजामिया है उन्होंने इसमें कोई इंटरवीन किया? मुख्तसर से बताइए। जी अभी सोर्सेस के हवाले से खबर मिली है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से दोनों के साथ जो है एक मीटिंग जो है वो जारी है इसी मसले को सुलझाने के लिए। लेकिन इससे पहले अल्टा जो कि लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनकी जानिब से भी एक मीटिंग करके डायलॉग को आखिरी राह चुना है, और दोनों ने कहा है कि डायलॉग के जरिए जो है मसले को हल करने की कोशिश किया जाए। और दोनों ने लोगों से भी अपील की है कि लद्दाख रीजन, क्योंकि लद्दाख पीस और कम्युनल हार्मनी के लिए माना जाता है और लद्दाख में भाईचारे के लिए माना जाता है, वो बरकरार रखे लोगों से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसाक पूरी जानकारी देने के लिए। ये थे इसाक जो कि हमें लेह से मालूमात दे रहे थे, इतलात दे रहे थे कि जो यहाँ पर टैक्सी यूनियंस हैं या लेह की और करगिल की, काफी वक्त से इनके दरमियान मामला चल रहा है। यानी जो लेह के अंदर इनर रोड्स है वहां पर यही कहा जाता था कि मकामी टैक्सियां ही चलेंगी, ना लेह की टैक्सियां चलेंगी, लेकिन कारगिल वाले ये कहते हैं कि हमें भी चलने की इजाजत दी जाए। तो इस तरह से काफी वक्त से ये मामला यहाँ पर तूल पकड़ रहा है, लेकिन इसका अभी तक कोई हल नहीं निकला है। लेकिन अब जैसा कि इसाक ने खुद ही कहा कि अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मामले में मुदाखलत की है और एक्सपेक्टेड है कि डायलॉग के जरिए ही इस मसले का हल भी निकाला जा सके। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होते हैं। पापोर फन फेयर मेला 2021 की बाकायदा शुरुआत। कोविड-19 की SOPs के साथ एग्जीबिशन में मुख्तलिफ अक़साम के झूले, सर्कस और जादू व तफरीह का लुत्फ उठाएं। मेले में शिरकत के दौरान मुफ्त मास्क, सैनिटाइजर व थर्मो स्कैनर का मुनासिब प्रोटोकॉल। इस तफरीह प्रोग्राम में 500 के करीब लोगों का रोजगार, 50 से ज्यादा नौजवानों का कारोबार जुड़ा है। तो तशरीफ लाएं, अपने और अपनों के साथ बच्चों को जरूर साथ लाएं, ताकि कोविड-19 के बीच में आपकी जिंदगी में राहत और एंटरटेनमेंट का भरपूर जरिया फराहम किया जा सके। आपकी आमद का बेसब्री से मुंतजिर पापोर फन फेयर मेला, अपोजिट EDI बिल्डिंग, ज़ैफरान वैली, सिमपोरा। कोविड-19 में SOPs का खास ख्याल रखना हम सब की अवलीन जिम्मेदारी। फन फेयर मेला मुकम्मल तफरीह का इंतजाम एहतियात के साथ। नाज़रीन, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर करने की दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।